जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी को स्वागत करता हूं यहाँ पर ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ का एक और मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में 25 प्रश्न हैं जीके के, तो चलिए इनका अभ्यास करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वो 26 से लेकर 50 तक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है, त्वेसा मलिक का संबंध किस खेल से है। दोस्तों त्वेसा मलिक जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल की हैं। ऑप्शन ए गोल्फ खेलती है। त्वेसा मलिक का संबंध गोल्फ से है, आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोल्फ का जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं कोर्स। अगर क्वेश्चन कभी आए कि गोल्फ खेलने का मैदान क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्वसा मलिक गोल्फ की खिलाड़ी हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपके ऑप्शन में शतरंज। शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64। और शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है, भारत। दोस्तों शतरंज की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है, आप याद रखिएगा। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है ये, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों बात खेलों की हो रही है, तो आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपसे पूछे कि भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण कब बना था। दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी, 1984। ठीक है, तो त्वैसा मलिक का संबंध गोल्फ से है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालक्रमिक जो कथन है वो कौन सा है। मतलब हमें बताना है कि मौर्य समाज में जो राजा हुए उनका सही क्रम क्या है। दोस्तों मौर्य वंश में जो राजा हुए सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में उसका बेटा बिंदुसार, फिर अशोक, अशोक के बाद में कुणाल, कुणाल के बाद में फिर बहुत सारे आए, लास्ट में आपका बृहद्रथ आता है। तो इसका सही जवाब होगा मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त पहला था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक, अशोक के बाद में बृहद्रथ उसके गद्दी पर बैठता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका चंद्रगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त का ना एक प्रधानमंत्री है जिसका नाम है चाणक्य है। तो चाणक्य की मदद से ही घनानंद को पराजित किया गया, और घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे अशोक लिखा गया, अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है। अगर आपके एग्जाम में आए कि देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है, दोस्तों सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। भारत में शिलालेखों का जनक कौन है। दोस्तों भारत में शिलालेखों का जनक जो है वो अशोक ही है। शिलालेखों का जनक अशोक। ठीक है, और अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, तो अशोक के शिलालेख आप याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, और अशोक के टाइम में तीसरी बौद्ध परिषद भी आयोजित हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो दोस्तों अशोक के काल में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अशोक से, पूछेगा आपके एग्जाम में कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। उपगुप्त ने, एक बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, इन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में पारंगत किया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लालीगा। लालीगा किससे संबंधित है। दोस्तों लालीगा जो है ना एक फुटबॉल क्लब है, तो लालीगा का संबंध फुटबॉल से है, एक फुटबॉल क्लब है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में है कि फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर भी होता है। फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर होता है, और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है, 90 मिनट की होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल में 90 मिनट की अवधि के अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है, तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल का जादूगर किसे कहा गया है, दोस्तों पेले को। पहले एक ब्राज़ील के खिलाड़ी थे, इनकी हाल ही में डेथ हुई थी अभी, तो इनको फुटबॉल का जादूगर कहा गया है। फुटबॉल का जादूगर किसे कहा जाता है, दोस्तों फुटबॉल का जादूगर पहले को कहा गया है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फुटबॉल का जादूगर पहले। क्या आपको पता है कि भारत में जो कलकत्ता शहर है इसे फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। भारत में किस शहर को फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, दोस्तों आप याद रखिएगा।
फुटबॉल का मक्का भारत में कहा गया है कलकत्ता को, ये भी आप याद रखें। कलकत्ता में मोहन बागान क्लब भी है जो फुटबॉल का क्लब है, ठीक है। तो ला लीगा का संबंध किससे आपका, ये फुटबॉल क्लब है। अच्छा, किस देश का फुटबॉल क्लब है ला लीगा, अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ला लीगा जो है ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है। कहाँ का, स्पेन का। ला लीगा स्पेन का फुटबॉल क्लब है, आप याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है टेनिस। अगर आपके एग्जाम में आए कि टेनिस का वर्ल्ड कप किसे कहा जाता है, दोस्तों एक कप होता है डेविस कप, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से, आप याद रखिएगा। और भारत में ना एक बड़ी महान टेनिस खिलाड़ी है जिसका नाम है सानिया मिर्जा। अगर आपके एग्जाम में आए एस अगेन ऑड्स, ये किसकी आत्मकथा का नाम है, दोस्तों सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है एस अगेन ऑड्स, सानिया मिर्जा, ठीक है। टेनिस खेलती है, आपसे पूछा जाएगा। डेविस कप भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों क्रिकेट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रिकेट के लिए जो संस्था वो है आईसीसी, और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, ये भी आप याद रखिएगा। और क्रिकेट के बारे में आप याद रखें, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का किसे कहा गया, दोस्तों क्रिकेट का मक्का एक स्टेडियम है लंदन में, लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और क्रिकेट की बाइबल भी पूछेगा आपसे। सॉरी, मैंने भारत का मक्का लिख दिया है यहाँ पे, एक्चुअल में ये क्रिकेट का मक्का है, ठीक है। ये यहाँ आप काट के क्रिकेट लिख सकते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट का मक्का जो है ये किसे कहा जाता है, ये लॉर्ड्स को कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स, क्लियर दोस्तों। ये भी आप याद रखेंगे, तो ये आप याद रखें। बाकी फुटबॉल क्लब पूछा गया था आपसे, तो ला लीगा फुटबॉल का क्लब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29, क्या कहा गया है, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आबक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों महात्मा गांधी की जो मूर्ति लगी है अगस्त 2022 में, ये लगी आपकी पराग्वे में। दक्षिण अमेरिका का देश है पराग्वे में महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई गई है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारे विदेश मंत्री है ना एस जयशंकर, इनकी किताब आई थी अभी कुछ टाइम पहले, बड़ी फेमस किताब है और काफ़ी पूछी जाती है आपके एग्जाम में, वो है आपकी द इंडिया वे। तो कभी क्वेश्चन आए कि पुस्तक द इंडिया वे किसने लिखी है, तो पुस्तक द इंडिया वे का लेखक है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। याद रखना, द इंडिया वे पुस्तक किसकी है, एस जयशंकर की। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की। तो ये भी आप याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी। क्लियर होगी दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पराग्वे में महात्मा गांधी की मूर्ति लगी थी, आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और जकार्ता में आसियान देशों का मुख्यालय, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे कम उम्र के स्पीकर जो बने, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राहुल नार्वेकर, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने राहुल नार्वेकर, और ये भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं किसी भी विधानसभा में, आप याद रखिएगा राहुल नार्वेकर। मात्र 45 साल की उम्र में ये जो है स्पीकर बने हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा से सांस लेता है। दोस्तों अपनी त्वचा से सांस जो लेता है वो लेता है आपका जो उभयचर होते हैं, है ना। तो उभयचर जो होते हैं जैसे केंचुआ हो गया आपका, और मेंढक हो गया। तो मेंढक इसमें ऑप्शन में है, तो ये अपनी त्वचा से सांस लेता है मेंढक। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मेंढक जो होता है ये जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो ये क्या होता है, टैडपोल होता है। मेंढक जो होता है अपनी प्रारंभिक स्थिति में वो टैडपोल कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, ये भी आप याद रखें। अच्छा, कौन से मेंढक टर्राते हैं, मेल या फीमेल, तो कोई केवल नर मेंढक ही आवाज़ करते हैं, ये आप याद रखना, नर मेंढक आवाज़ करेंगे केवल, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। तो कभी क्वेश्चन आए कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। और मोर को 26 जनवरी 1950 को भारत का 1950 नहीं 1963 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मेंढक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में है दोस्तों? होगेनक्कल जलप्रपात ये किस राज्य में हमें बताना है। तो ये तमिलनाडु में आता है आपका धर्मपुरी जिले में, कावेरी नदी पर बना है होगेनक्कल जलप्रपात। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है होगेनक्कल जलप्रपात। दोस्तों मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आज के टाइम में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार किस राज्य में है, दोस्तों भारत में लिग्नाइट कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार जो मिलेंगे वो मिलेंगे तमिलनाडु में। और ये कहाँ पर मिलेंगे? नवेली, तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, तो नवेली में पाए जाते हैं लिग्नाइट कोयले के भंडार। ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु का नया साल क्या है दोस्तों, तमिलनाडु का नया साल है पुथांडु, तो ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु का एक त्यौहार बड़ा फेमस है पोंगल, बहुत आता है आपके एग्जाम में। पोंगल 4 दिन तक होता है, ये भी आप याद। सूर्य की पूजा होती है, भगवान शिव के बैल की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है, वो कई सारे पोंगल होते हैं आपके। जैसे पहला पोंगल भोगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल, फिर मट्टू पोंगल, फिर कन्नूम पोंगल, वो कई सारे पोंगल हैं। और जल्लीकट्टू एक खेल है, जल्लीकट्टू तो यहाँ का, तो जल्लीकट्टू खेल ये भी तमिलनाडु में किया जाता है, जल्लीकट्टू खेल। ठीक है, एक और त्यौहार बड़ा पूछा जाता है आपके थाई पूसम, बहुत आता है आपके एग्जाम में। थाई पूसम कहाँ का त्यौहार है? और थाई पूसम के आदिपुरम आपके एग्जाम में बहुत आता है, आदिपुरम बहुत आता है आपके एग्जाम में। और आदिपुरम, आदिपरक्कू, ये कई सारे त्यौहार आपसे पूछेगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, भारत का डायरेक्टर चेन्नई को कहा जाता है। और तमिलनाडु के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, जो तमिलनाडु है ना, ये भारत में यहाँ पर स्थित है, ये जो मैंने बनाया ये वाला भाग, तो यहाँ इस भाग को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो कभी क्वेश्चन आए कि कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है दोस्तों, तमिलनाडु को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का जो तट है उसका नाम कोरोमंडल तट है, और यहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है जिसने जलवायु नीति शुरू की है अपनी, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी राजभाषा क्या है? तमिल। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है, और तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2004 शास्त्रीय भाषा बनी थी तमिल। क्लियर? दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नया साल है गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र का नया साल है गुड़ी पड़वा, बहुत आता है आपके एग्जाम में। आंध्र प्रदेश का नया साल है उगादी, और केरल का नया साल है विशु, विशु याद रखना, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। दोस्तों मतलब है कि 1857 तक मुगल शासकों ने जो 200 साल तक शासन किया वो कहाँ पे किया था? लाल किले में किया था, ऑप्शन डी। 1857 से मतलब लगभग 200 साल तक मुगल सम्राटों का जो शासन काल था वो आगरा मतलब दिल्ली के लाल किले से चलता था, ये भी आप याद रखना। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगर कभी क्वेश्चन आए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दोस्तों शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीत लिया इब्राहिम लोदी को हरा के। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा, आप याद रखना, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो यहाँ पे बताना आपको, आगरे के किला जो है इसमें न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? क्वेश्चन लिख लीजिएगा और मुझे आंसर करिएगा कि आगरे के किले में न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का अध्यक्ष कौन बना है? दोस्तों CII का अध्यक्ष जो बना है वो बना है आपके संजीव बजाज, ऑप्शन सी। संजीव बजाज जो है वो CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने, आप याद रखिएगा। किसकी जगह ली है इन्होंने? TB नरेंद्रन, पहले जो थे वो थे आपके TB नरेंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु इनमें से जो है वो कौन सी है? दोस्तों सही जवाब होगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, इसका मतलब संकेत क्या होता है? के। ठीक है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिल्वर का Ag होता है, और आयरन का Fe होता है, आयरन का Fe होता है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, ये मतलब मुक्त हवा में ही आग पकड़ लेती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलती है, बिल्कुल सही है।
इसके जल ग्रहण के क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी स्थित है, ये भी सही है। यह इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है, ये भी सही है, लेकिन अरब सागर में गिरती है, ये गलत है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि महानदी पर ना, मतलब महानदी का डेल्टा कहाँ बनता है दोस्तों, महानदी का डेल्टा बनता है चिल्का झील पर। तो कभी क्वेश्चन आए कि चिल्का झील कौन सी नदी के डेल्टा पर है, तो चिल्का झील महानदी के डेल्टा पर स्थित है। और उड़ीसा में महानदी पर एक बांध बना, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ये कौन सी नदी पर है, तो उड़ीसा में है, महानदी पर। आप याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, और गंगा को 2008 में जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, तो गंगा 2008 में राष्ट्रीय नदी का इसको दर्जा मिला था, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 जुलाई 2022 को 4 गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार सम्मानित किया गया, इनमें से कौन शामिल नहीं है। दोस्तों फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। कौन शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें शामिल नहीं है अक्षय वेंकटेश शामिल नहीं है। बाकी ह्यूगो डुमलिन कोपिन ये भी है, जून हू भी है, आपके अमेरिका के जून हू, जे मेनार्ड भी है, ये भी आप याद रखना। और एक आपकी मैरीना बियोजोस्का, ठीक है, मैरीना बियोजोस्का। तो 4 लोगों को फील्ड्स मेडल मिला था, ये आप याद रखना, क्वेश्चन कभी आए तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों बात गणित की हो रही है ना, तो वो गणित में फील्ड मेडल हो गया। एक मेडल आपको और याद रखना है, एबेल प्राइज को गणित का नोबेल कहा जाता है, और बहुत आता है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूँ, रट लेना। एबेल प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। नॉर्वे की सरकार देती है इसको, नॉर्वे में दिया जाता है ये, तो एबेल प्राइज गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस होता है, 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। एस रामानुजम का जन्मदिन जो होता है भारत में, वो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत योजना या इसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। मतलब आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में। रांची से इसकी शुरुआत की गई थी, झारखंड में जगह है रांची, तो ये आप याद रखना, रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त बीमा इलाज योजना है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों, LIC जो एक्ट आया था, LIC का जो एक्ट आया भारत में, वो कब आया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 56 में। LIC का अधिनियम 1956 में लाया गया। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी मानी जाती है सार्वजनिक क्षेत्र में, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि LIC का आदर्श वाक्य क्या है, योगच्छ वहाम्यम। ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है कि योगच्छ वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है दोस्तों, योगच्छ वहाम्यम LIC का आदर्श वाक्य है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, भारत में बीमा नियामक कौन है, इरडई। भारत में बीमा नियामक जो कंपनी है वो इरडई है, और इरडई का मुख्यालय हैदराबाद में है। याद रखना कि भारत में बीमा नियामक कौन सी है, इरडई। बीमा नियामक का मतलब है कि बीमा कंपनियों के नियम या उनको रेगुलेशन के लिए कौन नियम बना के देगा, तो इरडई बना के देता है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में। LIC कब बना था, 1956 में बना था, मुंबई में मुख्यालय इसका, LIC का मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों भोरमदेव मंदिर जो मिलेगा आपको, ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है भोरमदेव मंदिर, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ कब बना था, तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बना। इसकी राजधानी का नाम है अटल नगर, मतलब रायपुर का नाम ही बदलकर क्या रख दिया था, अटल नगर, ठीक है। तो इसकी स्थापना आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ डांस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पंडवानी बहुत आता है आपके एग्जाम में, पंडवानी कहाँ का डांस है, छत्तीसगढ़ का। पंथी बहुत आता है आपके एग्जाम में। राउत नाचा बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, राउत नाचा। दंड नाचा बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। गोर मारिया बहुत आता है आपके एग्जाम में, गोर मारिया। छत्तीसगढ़ का तो मैं पूरा ऑपरेशन कर सकता हूँ सर, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम मिलता है, खैर कभी और दिन बताऊँगा। हाँ, ये डांस याद रखें। और दूसरा आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है इंद्रावती, ये बहुत आता है दोस्तों। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। अचना कमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व है, अचना कमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है, ये भी एग्जाम में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये भी है आपका।
और एक है आपका गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पर है आपका, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये आप याद रखना। और छत्तीसगढ़ में ना एक खान है आपकी बैलाडीला की खान, बहुत आती है आपके एग्जाम में। भारत के किस राज्य में बैलाडीला की खान है? दोस्तों बैलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ में, और लोहे के लिए फेमस है, आप याद रखना, लोहे के लिए फेमस है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, सबसे ज़्यादा सूरजमुखी कर्नाटक में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, भारत में सबसे ज़्यादा जो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा जो बनता है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक होती है? दोस्तों कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सल्फर। दोस्तों सल्फर जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, और सल्फर की इकाई होती है S8। आप याद रखना, सल्फर जो है बहुपरमाणविक अधातु होती है ये, और सल्फर जो है ना ऑक्सीजन की फैमिली में आता है, ये भी आप याद रखना, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का तत्व है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि रबर जो होती है इसको मजबूती देने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, दोस्तों रबर में सल्फर मिलाई जाती है, और ये प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, और यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। आप याद रखना, क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। सल्फर को गंधक भी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको प्राणवायु कहा जाता है, इसको जीवन गैस कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। हम सांस में जो गैस यूज करते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 21% होती है हमारे वायुमंडल में, ठीक है, 20.9 होती है। हीलियम जो गुब्बारे होते हैं दोस्तों, गुब्बारे और जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखें। हीलियम गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि हल्की होने के साथ साथ अक्रिय गैस होती है, मतलब आग नहीं पकड़ सकती, आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 क्वेश्चन। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? दोस्तों बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त जो बना वो बने थे आर्थर क्रॉफर्ड बने थे बॉम्बे के पहले नगर निगम। दोस्तों क्या आपको पता है कि बॉम्बे कौन से द्वीप पर स्थित है? बॉम्बे अब तो इसका नाम मुंबई हो चुका है, बॉम्बे का नाम मुंबई है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, तो दोस्तों मुंबई अरब सागर में स्थित है, और इस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप पर स्थित है बॉम्बे, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं 2011 में सबसे बड़ा मेट्रो शहर भारत में कौन सा था? वो बॉम्बे है। मेट्रो शहर का मतलब है जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये यूपी में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये उद्घाटन हुआ था इसका जालौन से उद्घाटन किया गया है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 296.6 किलोमीटर, ये भी आप याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यूपी में बन रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी वस्तु के त्वरण को कहा जाता है जब वह सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता जाता है। दोस्तों यदि वेग बढ़ेगा या घटेगा तो मतलब त्वरण कार्य कर रहा है, और इसका मतलब क्या होता है कि त्वरण एक समान है, एक समान त्वरण है, आप याद रखिएगा। त्वरण समान हो या असमान हो हमेशा वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। त्वरण जो होता है एक सदिश राशि है, ये भी आप याद रखना, त्वरण सदिश राशि है, और वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। इसका मात्रक क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हमने जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। फिर क्या करा हमने? इसको आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया है, एक लीगल राइट है आपका, कानूनी अधिकार है, आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपके। तो मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम पे, मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन किया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कितने मौलिक अधिकार थे? 7, अब कितने? एक घटा दो तो 6 रह गए आपके, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल में लिखा गया? दोस्तों संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 में लिखा गया, भाग 20 में इसका उल्लेख है, और ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो धारणा वो ली गई है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यात्रिक वंश में पैदा हुए थे? दोस्तों यात्रिक वंश में जो पैदा हुए थे वो हुए थे वर्धमान महावीर, ऑप्शन डी। वर्धमान महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आप याद रखिएगा। और
इनको निग्रंथ कहा गया है। भगवान महावीर को क्या कहा गया? निग्रंथ कहा गया। इनको मतलब इन्होंने 30 साल की आयु में अपने घर को त्याग कर दिया था और उसके बाद में 42 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और जैन धर्म का वास्तविक फाउंडर भगवान महावीर को माना जाता है। इनकी माता का नाम त्रिशला था, ये भी आप याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध लिखा गया है, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। और गौतम बुद्ध जो होगा, मतलब गौतम बुद्ध जो है, इनका भविष्य का अवतार क्या होगा? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के भविष्य का अवतार होगा मैत्रेय। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ज्ञात्रक कुल में पैदा हुए थे भगवान महावीर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी मूल्यों और वस्तुओं में सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है वो कहलाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसको जीडीपी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत में जीडीपी के संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, कार्यालय भी लिख सकते हैं आप इसको, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये भारत में जीडीपी से संबंधित आंकड़े जारी करता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों कोर्ट्स टू इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, ये पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ आपके ऑप्शन डी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनकी किताब है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों रंजन गोगोई की ना एक किताब अभी और न्यूज़ में थी, वो है आपकी जस्टिस फॉर जजेज। कभी क्वेश्चन आए कि जस्टिस फॉर जजेज किसकी किताब है? तो रंजन गोगोई की किताब है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच जो साझा किया गया था, ये किया गया था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में साझा किया गया, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और जकार्ता में आसियान देशों का मुख्यालय है। इटली की राजधानी रोम है दोस्तों, रोम, यहाँ पे इटली लिखा गया, इटली की राजधानी रोम है। और रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका? रोम में है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जियो मेलोनी बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया जापान। जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन। जापान का दूसरा नाम निप्पन है। निप्पन का मतलब होता है उगते सूर्य की भूमि। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जापान की खुफिया एजेंसी नाइचो कहलाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और जापान जो है दोस्तों, ये इसके 4 द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। क्लियर, ये भी आप याद रखें। ब्रिटेन, इसकी राजधानी लंदन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनाक। और ब्रिटेन जिसका नाम है ना, इसमें 3 देश आते हैं। वेल्स आता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड आता है और आपका स्कॉटलैंड आता है। दोस्तों इन 3 देशों के समूह को आप ब्रिटेन बोलते हो। तो कभी क्वेश्चन आए कि ब्रिटेन में कौन से देश शामिल हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तो ये 3 देश ब्रिटेन कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नहीं, इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ? दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो हुआ था, ये आपका हुआ था थाईलैंड में, ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा को बहत कहा जाता है। थाईलैंड की मुद्रा बहत कहलाती है, आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है चीन। चीन की मुद्रा बहुत आती है आपके एग्जाम में, रेनमिनबी। रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। और दूसरी मुद्रा है यहाँ की युआन। तो रेनमिनबी और युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है आपकी रेनमिनबी और युआन। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपाइडो। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है और यहाँ की करेंसी को क्यात कहा जाता है, क्यात। अभी आपातकाल लगा हुआ है, यहाँ पे सेना का शासन है, यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया है। और म्यांमार की आर्मी को कहा जाता है तत्मादाव। म्यांमार की आर्मी को क्या कहा जाता है? तत्मादाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में ना देखो, यहाँ ना आपदा जोखिम है आपका। तो अभी ना तुर्की और जो सीरिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत भयंकर भूकंप आया है, जिसने बहुत तबाही मचाई है। बहुत लोग मर गए हैं, लगभग 11,000 से ऊपर जो आबादी बताई गई है वो मर चुकी है। तो आपको बताना है दोस्तों, तुर्की
और जो सीरिया के क्षेत्र में भूकंप आया है, इस इनकी मदद के लिए भारत ने अपना कौन सा ऑपरेशन चलाया है, किस ऑपरेशन के द्वारा भारत ने अपनी सेना भेजी है वहाँ पे राहत कार्यों में बचाव के लिए। दूसरा हमें बताना है कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई है। ठीक है, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई। 2 क्वेश्चन आपके लिए। तुर्की और सीरिया में जो ऑपरेशन चलाया है हमने, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, और एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई। दोनों कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है कि आप आंसर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट का। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी।